मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Good morning, all of you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बताइए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। कल हमने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैम EP इक्वल mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? मैम EK2 इक्वल हाफ mv स्क्वायर। EK इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कैसे कंजर्व किया जाता है उसके ऊपर एक लॉ है। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मेड ऑफ फॉल फुल्ली फ्रॉम हाइट ऑफ h। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, उसे हाइट h से गिराया जा रहा है। उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। ठीक है, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 0 है। ठीक, इन दिस वे द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज mgh। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि देखिए काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, मतलब टोटल जो एनर्जी है वो कितना है? mgh है। ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी कितना है? mgh है। ठीक है, when this body falls its potential energy change into kinetic energy। हमने क्या पढ़ा है कि जब एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही वो चलना स्टार्ट करती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन टाइम इज v। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दिए गए टाइम पे कितना है? v है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है गिरना कर रहा है तो पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल reach the earth surface its final velocity is v and this is its maximum velocity। देखिए जब जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी जो v है वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। मैंने जैसे कि अभी बताया कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पर आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाती है।
We know that the sum of kinetic energy and the potential energy of all points is same. जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। सभी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को मिलाकर ही क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं उसी को, है ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इन दोनों का जो सम रहता है वो कांस्टेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू द इंक्रीज। देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जब ये ऊपर रहती है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। जैसे ही ये नीचे की तरफ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जाता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर दोनों जो एनर्जी होती है वो सेम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये सेंटर पर आ रही है, सेंटर पर जब आती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, है ना, इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो through several such example, observation and arguments, we can state that energy can neither be created nor destroyed। ये हमने previous class में भी पढ़ा हुआ है कि energy जो है ना तो create होती है ना destroy होती है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, thus the total energy of universe remain constant। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी को ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। समझ आया? मैम एक बार और समझाइए ना। देखिए, एनर्जी जो है ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती जाती है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना तो बन रही है ना डिस्ट्रॉय हो रही है, मतलब ना तो नुकसान हो रहा है, ना तो ये बर्बाद हो रहा है, ना तो नया बन रहा है। मतलब एनर्जी जो जैसा है वैसा ही है। ठीक है, ना तो वो बन रहा है ना तो नष्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी का कोई भी खपत नहीं हो रही है, ना तो वो नया बन रहा है, मतलब वहां पर एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, वहां पर एनर्जी की बचत हो रही है। ठीक है, यस एनर्जी मैम। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए यहाँ 5, a body of 30 kg falls freely from a height of 5 meter। एक केजी का मास कितना, उसका 30 केजी। ठीक है, जो 5 मीटर की हाइट से फ्रीली फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो उसका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट ऑल द पॉइंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। सभी पॉइंट्स पर उस ऑब्जेक्ट का आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों निकालना है। जी की वैल्यू तो आपको पता ही है, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ बॉडी को चेंज कर दिया गया है। हाइट ऑफ बॉडी क्या है, पहले तो 5 मीटर लिया गया है। ठीक है, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है। ठीक, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना, फॉर्मूला में वैल्यू रखना है mgh में। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, इसमें भी आपको वैल्यू रखना है, और टोटल एनर्जी आपको निकालना है ep प्लस ई के। ठीक है, जैसे mgh अगर आप निकालेंगे तो मास कितना होगा, उसका मास क्या है, 30 kg है ना। g की वैल्यू दे दी गई है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, और h की वैल्यू आपको दी गई है 5 मीटर। तो इन सब वैल्यू को आप रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ई के में भी वैसे ही करेंगे, ई के इज इक्वल टू हाफ, एम की वैल्यू दी गई है 30 kg, और v की वैल्यू क्या है, 0 है, वेलोसिटी 0 दे दी गई है ना। इस तरह से आपको निकालना, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। इसको आप लोग क्लास वर्क में करके दिखाएंगे। ठीक है, ये टेबल फिल करेंगे और दिखाएंगे। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, सभी की वैल्यू दे दी गई है। मास दे दिया गया 30 kg, जी की वैल्यू आपको पता ही है 9.8, और एच की वैल्यू सभी जगह पे अलग अलग हुई है, 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, वेलोसिटी भी आपको दी गई है 0, 2, 4, 5।
ठीक, ये टेबल फिल हो जाएगा सभी से। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम ये टेबल फिल करते हैं, इफ वी सी द रिजल्ट ऑफ अबव एक्टिविटी, वी सी दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट इन ऑल द सिचुएशन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सभी सिचुएशन में सेम होती है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। कैलकुलेट करके देखेंगे टोटल एनर्जी ही क्या होगा, ईपी प्लस ई के ही क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी जो एनर्जी है वो सभी सिचुएशन में कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, यस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, A person of mass m jumps in a swimming pool from height of 10 मीटर। एक पर्सन है जिसका मास m है, वो स्विमिंग पूल में 10 मीटर की हाइट से जंप कर रहा है। यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द मैन व्हेन ही इज एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। आपको जैसे टेबल आपने फिल किया ना, वैसे ही इसको भी निकालना है। मैकेनिकल एनर्जी का लॉ यूज करना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉ यूज करना है, और वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है जब इसका हाइट 5 मीटर हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर, the water tank at Ramesh and Raki's house are of same shape and size, height। देखिए वाटर टैंक सभी को पता है ना, तो रमेश और राखी के घर का जो वाटर टैंक है, दोनों का शेप और हाइट सेम है। दोनों को भरने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों टैंक को भरने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। पर यहाँ पर देखिए राखी के घर का जो टैंक है वो बहुत जल्दी भर जाता है, और रमेश के घर का जो टैंक है वो धीरे धीरे भरता है। ऐसा क्यों होता है, बता सकते हैं आप? नो मैम। No, ma'am. ये पावर की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक मोटर जानते हैं ना, जिनसे पानी भरते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. तो sometimes we see that it take more time to grind pulses in a grinder at our houses as compared to our neighbors grinder। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए दो दो ग्राइंडर है अलग अलग पावर के, ठीक है, तो एक ग्राइंडर में दाल जल्दी पीस जाता है, किसी को पीसने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पावर की वजह से होता है ना। इज द टोटल वर्क डन इन बोथ द केसेस डिफरेंट? क्या जो वर्क डन किया जा रहा है दोनों केस में वो अलग अलग है? और द आर द एबिलिटीज ऑफ बोथ द ग्राइंडर टू ग्राइंड इज डिफरेंट? दोनों ग्राइंडर में पीसने की जो एबिलिटी है, ग्राइंड करने की जो एबिलिटी है, वो अलग अलग है? No, ma'am. यहाँ पर जो भी हो रहा है ना वो सिर्फ पावर की वजह से हो रहा है। देख, इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट मशीन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू डू सम वर्क। अलग अलग जो मशीन होते हैं उनको काम करने के लिए अलग अलग टाइम चाहिए होता है ना। जैसे कोई मशीन जल्दी से काम करता है, कोई मशीन धीरे धीरे काम करता है। दिस मीन्स दैट देयर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि उनके वर्क करने का जो रेट है वो क्या है, अलग अलग है। दिस रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यही जो काम करने का जो रेट है, वर्क करने का जो रेट है, उसी को ही क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक। हम यहाँ पर कुछ मशीन्स के पावर के बारे में बात करते हैं, जैसे मोटर बाइक हो गया, मोटर कार, इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक सॉ, फॉडर कटर, ट्रैक्टर एक्सेट्रा। देयर पावर शो दैट हाउ क्विकली दे कन्वर्ट देयर एनर्जीज एंड डू वर्क। ये सब क्या शो करते हैं, इनका पावर ये शो करता है कि वो कितने जल्दी काम करते हैं
और ये कितनी जल्दी एनर्जी को कितने जल्दी काम करते हैं और कितना जल्दी मतलब जितना एनर्जी होगा उतना ही जल्दी ये काम करेगा ना, जितना ज्यादा पावर होगा उतना ही जल्दी ये काम करेगा। यस मैम। तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन इज कॉल्ड पावर। काम करने का जो रेट है और एनर्जी कन्वर्सन का जो रेट है उसे ही क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। इसे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, वर्क को W से और टाइम को T से। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T। और पावर का जो यूनिट होता है वो है वाट। ठीक है, क्या है, वाट। If a person does 1 joule work in a 1 second, then the rate of energy consumption is 1 joule per second and power is 1 watt। अगर एक व्यक्ति जो है 1 जूल वर्क 1 सेकंड में करता है अगर एक व्यक्ति जो है 1 जूल वर्क को 1 सेकंड में करता है तो एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ, 1 जूल पर सेकंड, है ना। और यही क्या है, 1 वाट कहलाएगा। ठीक है, पावर क्या होगा, 1 वाट होगा। ठीक, सो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल पर सेकंड। क्लियर है। यस मैम। आगे देखते हैं। yes, इफ द पावर इज लार्ज, मान लीजिए पावर जो है ज्यादा है तो इसे हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, किलो वॉट में कैलकुलेट करते हैं। अगर पावर ज्यादा होता है तो इसे किलो वॉट में कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 किलो वॉट इज इक्वल टू होता है 1000 वॉट। 1 किलो वॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 KW से। ठीक है, और किलो वॉट है तो इसको हम 1000 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। वॉट की जगह पे आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इफ वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय अ मशीन, देन वी विल हैव टू सी व्हाट इज इट्स पावर एंड फॉर हाउ लॉन्ग इज इट वर्किंग। अगर हमें किसी भी मशीन का एनर्जी कंजप्शन निकालना है तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि उसका पावर कितना है और वो कितनी देर तक काम करता है। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। ठीक, तो एनर्जी कंजप्शन मतलब हमें उसका वर्क डन निकालना होगा ना, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। मान लीजिए P कितना है, 1 किलो वॉट है, T कितना है, 1 आवर है, तो एनर्जी कंजप्शन कितना होगा, 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, that means कि 1 kilowatt hour is that quantity of energy which is consumed to use a source of 1 kilowatt for 1 hour। इसका मतलब ये है कि 1 kilowatt hour क्या है, एनर्जी की वह क्वांटिटी है जो जो किसी सोर्स को वन जो किसी 1 किलोवाट के सोर्स को 1 आवर में वर्क करने में लग रहा है। ठीक है, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउसेस, वर्कशॉप, इंडस्ट्रीज is generally expressed in kilowatt hour। For example, the electric energy consumed in 1 month is expressed in unit। जैसे कि आपके घर में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उससे यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर वन यूनिट का मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट into 1 hour is equal to 1000 watt into 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू निकल जाएगा 3.6 into 10 to the power 6 जूल। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 9, अ वुमन कंप्लीट्स अ वर्क ऑफ 300 जूल इन 5 सेकेंड, हाउ मच एनर्जी डिड शी स्पेंड। एक वुमेन को वर्क कर रही है, 300 जूल वर्क कर रही है 5 सेकेंड में, तो वो कितना एनर्जी स्पेंड कर रही है। तो आपको क्या निकालना, देखिए यहाँ पर वर्क डन दे दिया है 300 जूल, टाइम दे दिया है 5 सेकेंड, वुमेन का पावर निकालना है। ठीक है, एनर्जी निकालनी, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T का फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या जाएगी 60 वॉट हो जाएगा। ये समझ आया। यस मैम। yes, ma'am, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए दिया है, अ बॉय ऑफ 50 kg मास। एक बॉय है जिसका मास कितना है, 50 kg है, 30 स्टेयर को चढ़ रहा है 10 सेकेंड में। ठीक है, 30 सीढ़ी चढ़ रहा है 10 सेकेंड में, उसका
हर एक स्टेयर का हाइट मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है, तो आपको पावर कैलकुलेट करना है और G इज इक्वल टू दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर लगेगा mg। ठीक है, मास दे दिया है 50 kg, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 इंटू 10। ठीक, उसी तरह से टोटल हाइट निकालना है 30 स्टेयर का, तो एक स्टेयर का हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 15, आंसर आ जाएगा 4.50 मीटर। ठीक, अब उस लड़के को चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन अपॉन टाइम, mgh अपॉन टी। ठीक, वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 225 वॉट। ठीक है, सभी को समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है, Yes, किसी को ma'am. डाउट है इस चैप्टर में? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो मैं इसके टेक एक्सरसाइज आप लोगों को अभी मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, पहले आप लोग करके दिखाइए, उसके बाद में फिर आप लोगों को इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके, यस मैम। यस मैम। पहले तो आप Yes. लोग इसके एक्सरसाइज को क्लास वर्क में करके दिखाइए। अभी एमसीक्यू और फिलअप्स दे रही हूँ, इसको अभी आप लोग करके चेक करवाएंगे। मैम बुक में फिलअप करें? जैसे भी वो फील कीजिए। यस मैम। Yes, ma'am. मैम